हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप ऑल आर डूइंग वेल एंड ग्रेट। सो स्टार्ट करते हैं हमारे क्लबिंग ऑफ इनकम का ये जो चैप्टर है इनकम टैक्स में हम करने जा रहे हैं। ठीक है। अभी तक हमने ऑलमोस्ट जितने भी चैप्टर कवर कर लिए हैं, होपफुली आप सभी को समझ में आ गए होंगे। फिर भी कोई डाउट रहता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कर दीजिएगा, मैं आपको जरूर सोल्यूशन प्रोवाइड करूंगी। सो करें स्टार्ट। दिस इज तनु टिप्टान, कॉमर्स एजुकेटर। सो आज हम करने जा रहे हैं क्लबिंग ऑफ इनकम। बड़े ध्यान से समझना, बहुत सिंपल सा चैप्टर है, इजी सा चैप्टर है। सबसे पहले हम इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं कि क्लबिंग ऑफ इनकम होती क्या। देखो, इनकम तो आपको समझ में आ गई कि आपके ना 5 हेड्स है जो मैंने आपको डिस्कस किए हुए हैं। 5 हेड। सबसे पहले हमने डिस्कस किया था सैलरी हेड। ठीक है। देन उसके बाद हमने डिस्कस किया हाउस प्रॉपर्टी हेड। देन उसके बाद हमने पीजीपीपी हेड। देन उसके बाद हमने इनको कैपिटल गेन हेड का डिस्कस किया था। देन अदर सोर्सेज हेड के बारे में। इनकम टैक्स के अंदर आपके पास सॉरी हाँ, इनकम टैक्स के अंदर आपके पास ये 5 हेड है और इन्हीं पांचों हेड से आपकी इनकम जनरेट होगी। ठीक है। अब यहाँ पर मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मिस्टर शर्मा जी हैं। ठीक है। नेक्स्ट टाइम इसे मैं एस जी लिखूंगी, शर्मा जी को। ठीक है। अभी इनकी ना इनकम ना सैलरी हेड से भी आ रही थी। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 12 लाख ये सैलरी हेड से सैलरीड पर्सन है। ठीक है। और इनकी ना एक प्रॉपर्टी है जिनको वो हर महीने रेंट पे देते हैं। और इनका जो रेंट बन जाता है पूरे साल का 1.5 लाख रुपए बन जाते हैं। कहते हैं ठीक है। अब आपको पता है कि जब किसी भी पर्सन की इनकम, ठीक है, जो सैलरीड पर्सन है, उनकी इनकम अगर 12,75,000, अगर मैं स्टैंडर्ड डिडक्शन भी ऐड कर दूं, ठीक है, चलो मैं इसको थोड़ा और सिंप्लीफाइड कर देती हूँ कि समझ जल्दी आ जाए। ओके। यहाँ पे मान लीजिए 12 लाख है। ठीक है। आप सभी को पता है कि न्यू टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग 12 लाख से तक की जो इनकम है उसके ऊपर टैक्स नहीं लगता। कहते हैं अच्छा। अब इसकी इनकम बन रही है भाई 13,50,000 रुपए। यस या नो? कहते ठीक है। अब ये सोच रहे हैं कि भाई काश मेरी इनकम 12 लाख रुपए होती तो मुझे किसी भी तरीके का टैक्स देने की जरूरत नहीं होती। कहते अच्छा। तो ये ऐसा दिमाग लगाएगा कि ऐसे करेंगे कि ये जो 1.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा है ना, ये मैं किसी को दे देता हूँ। मैं किसी की और की इनकम में मैं इसको जोड़ देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मान लीजिए जो मिसिस शर्मा जी हैं, इनकी वाइफ मिसेस शर्मा जी। ठीक है। अब ये यहाँ पर है, ये जो कमा रही है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये भी एक अर्निंग पर्सन है, ये साल के अंदर 10 लाख रुपए कमा रही है। कहते हैं अच्छा जी। अब यहाँ पर ये मिस्टर जो शर्मा जी है, ठीक है, ये सोच रहे हैं कि मैं मेरी इनकम का ये जो एक्स्ट्रा का 12 लाख तो मेरा एग्जाम्प्ट हो जाएगा अगर मेरी 12 लाख इनकम हुई। जो एक्स्ट्रा की जो है 1.5 लाख जो हाउस प्रॉपर्टी से इनकम आई है, मैं ऐसे करता हूँ इनके साथ क्लब कर देता हूँ। तो इनकी इनकम पता है कितनी हो जाएगी? 1.5 लाख मैं यहाँ पे क्लब करूंगी तो 11,50,000 रुपए क्या हो जाएंगी? इनकी इनकम हो जाएगी। ये भी टैक्स से एक लिमिट से कम है और मैं भी कम हो जाऊंगा। दोनों को टैक्स देना ही नहीं पड़ेगा। तो अच्छा, बढ़िया प्लानिंग की मिस्टर शर्मा जी ने। पर क्या ऐसे ही जो यहाँ पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले बैठे हैं, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, क्या उसको नुकसान नहीं हो जाएगा? ऐसे करेंगे तो बहुत सारे लोग हैं भाई, है ना? सभी के सभी ऐसे क्लब करना शुरू कर देंगे। वाइफ के नहीं तो अपने बच्चों के नाम कर देंगे, बच्चों के नहीं तो अपने पेरेंट्स में कर देंगे, पेरेंट्स नहीं तो अपने अदर रिलेटिव्स में कर देंगे। तो इस तरीके से तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास टैक्स का अमाउंट जाएगा ही नहीं, और जिससे कि बहुत बड़ा भारी नुकसान हो जाएगा। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने क्लबिंग ऑफ इनकम का कॉन्सेप्ट अप्लाई किया है, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे किस तरीके से गवर्नमेंट ने प्रोविजन बनाई है कि इंसान जब भी कभी कोई भी पर्सन एसएससी अपनी इनकम को किसी दूसरे के साथ जोड़ेगा, दैट मीन्स क्लब करेगा, ठीक है, उसके क्या प्रोविजन होंगे। और ये जो अमाउंट 1.5 लाख रुपए है, किसके हाथ में ये टैक्सेबल होगा, ये सारी की सारी प्रोसेस आपके क्लबिंग ऑफ इनकम वाले चैप्टर में डिस्कस की। इतना समझ में आया कि हाँ जी, क्लबिंग ऑफ इनकम का मतलब क्या है? इस चैप्टर में ये सभी सेक्शंस हैं। ठीक है। इनको बड़े ध्यान से समझेंगे। अब यहाँ पर आपका सबसे बड़ा क्वेश्चन यही रहता है कि मैम किस तरीके से एग्जाम में हमें क्वेश्चन लिखना है। तो सबसे इसका जो सॉल्यूशन मैंने इस पीडीएफ के थ्रू प्रोवाइड किया है, जिस तरीके से पीडीएफ में प्रेजेंटेशन है वैसे ही आप अपने एग्जाम में लिख सकते हैं। सबसे पहले देखो कि क्लबिंग ऑफ इनकम का इंट्रोडक्शन लिखना है। अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961, एवरी पर्सन, दैट मीन्स चाहे वो इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, कंपनी है, फर्म है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, जो कि हमने फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस किया।
इन सबको अपनी इनकम के ऊपर टैक्स देना पड़ता है। कहते हैं हाँ जी। इन द सम केसेस, कुछ केसेस में क्या होता है कि जब हम टैक्स के बारे में बात की जा रही है, देखो ये हर चीज आपको एज इट इज लिखनी है, बहुत कंसाइज करके मैंने बहुत इजी लैंग्वेज में तुम्हें समझाया। कह रहे हैं कि सम केसेस के अंदर क्या होता है, पर्सन में हैव द पे द टैक्स ऑन द इनकम ऑफ द अदर पर्सन। ये कह रहे हैं कि क्या आप यहाँ पर देखो, अगर यहाँ पे मिश्री शर्मा जी, इनकी इनकम 12 लाख रुपए ही होते रही, फिर 1.5 लाख रुपए यहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं, तो सिंपल सी बात है इनको टैक्स देना पड़ता, किसकी इनकम के ऊपर, शर्मा जी की इनकम के ऊपर। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि कई बार ऐसा होता है कि पर्सन को टैक्स देना पड़ता है किसी और पर्सन की इनकम के। ठीक है, इस वजह से ये जो सेक्शन है 60 से लेकर 64 तक के ये सेक्शन अप्लाई किए, क्योंकि इन सब का मेन मोटिव क्या है कि आप क्या कर सके, टैक्स के इवेजन को बचा सके, स्टॉप द टैक्स इवेजन, राइट। जिसके कारण, क्यों, क्योंकि टैक्स इवेजन का मतलब क्या हुआ कि आप टैक्स की चोरी करना चाहते हैं। कैसे, कि आप ट्रांसफर कर रहे हैं अपनी, या तो इनकम को ट्रांसफर कर रहे हैं, जैसे हमारे एग्जाम्पल के अंदर शर्मा जी ने 1.5 लाख रुपए हाउस प्रॉपर्टी का ट्रांसफर किया, कहते हैं हाँ जी। या फिर आप ऐसा हो सकता है कि कुछ टाइम पीरियड के लिए, 3 से 4 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, जो जहां से इनकम आ रही है ना, उस प्रॉपर्टी को आप नेक्स्ट पर्सन के ट्रांसफर कर दें। ठीक है, अब यहाँ पर आपको दो पार्टी नजर आ रही है। पहली पार्टी है आपकी ट्रांसफरर, दैट मीन्स जिसने ट्रांसफर किया है। दूसरी पार्टी कौन है, जिसके पास ये चीजें गई हैं, जिसे हम बोलेंगे ट्रांसफी। ठीक है, यहाँ पर दो पार्टी है, एक पार्टी ट्रांसफरर है और एक पार्टी ट्रांसफेरी है। अब यहाँ पर जब हम भी क्लब करेंगे तो ये जो टैक्स का जो अमाउंट, ये अमाउंट बनेगा ना इस इनकम के ऊपर, वो हमेशा कौन पे करेगा, टैक्स ट्रांसफरर करेगा। ओके, अच्छा, क्यों क्लब के प्रोविजंस आए ये भी बता देना। यही सेम बात है कि जब हमारी इनकम टैक्स के जो इनकम के ऊपर ना जो टैक्स लगता है ना, वो एक स्लैब रेट से लगता है, जितनी ज्यादा इनकम होगी उतना ज्यादा टैक्स रेट होगा, है ना। तो इस चीज से बचने के लिए, टैक्स हाइयर टैक्स रेट से बचने के लिए लोग क्या करते हैं, अपनी इनकम्स को, अपनी एसेट्स को ट्रांसफर कर देते हैं, किसको, अपने स्पाउस को। अब यहाँ पे स्पाउस का मतलब पता है क्या, अगर वाइफ वर्किंग है तो वो अपने हस्बैंड को ट्रांसफर कर सकती है, या फिर हस्बैंड वर्किंग है तो अपने वाइफ को कर सकती है। तो ये जो सेकंड पार्टी होती है ना, उसे हम स्पाउस बोलते हैं, या फिर अपनी माइनर चाइल्ड को कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, क्लबिंग के प्रोविजंस अप्लाई होंगे, जिसके कारण आप जितना भी आपने इनकम को सामने वाली पार्टी के अंदर एड बैक किया, वापस उसी जिसने ट्रांसफर किया ना उसकी इनकम में वापस से एड बैक कर देंगे। ये इस पूरे चैप्टर का सारांश है, एट द एंड में इसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलो, तो क्लबिंग के प्रोविजंस आपके सेक्शन 60, सेक्शन 63 और नेक्स्ट सेक्शन 64 में डिफाइन है। टू टाइप्स में आपको बाइफरगेट किया गया। सबसे पहले सेक्शन 60 से स्टार्ट करते हैं, जिसमें ये कह रहा है कि आपने ट्रांसफर की है इनकम विदाउट द ट्रांसफर ऑफ द एसेट्स। मैम ऐसे कैसे, अब हमारे एग्जाम्पल के दौरान अब शर्मा जी ने जस्ट केवल क्या किया है, रेंट का अमाउंट किसको दिया है, मिसेस शर्मा जी को किया। क्या इन्होंने हाउस प्रॉपर्टी जो कि शर्मा जी के नाम पे थी, क्या इन्होंने अपनी वाइफ के नाम किया है, कहते नहीं। उन्होंने कहा कि बिना एसेट्स के ट्रांसफर किए, उन्होंने एसेट्स तो अपने नाम रखी और उससे आने वाली इनकम जो है ना वो अपनी वाइफ के नाम कर दी। तो कहते हैं अच्छा, ऐसे थोड़ी ना होता है। तो ये कह रहे हैं अपने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले, कह रहे हैं कि अगर ऐसा है कि अगर क्या किया जा रहा है, ट्रांसफर की जा रही है इनकम को, ट्रांसफर की जा रही है इनकम को फ्रॉम एनी एसेट्स, एनी एसेट्स इन द सेंस, जैसे कि अब मेरे एग्जांपल के अंदर हाउस प्रॉपर्टी थी, ऐसा भी हो सकता है कि भाई मेरे पास शेयर भी हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है कि भाई मेरे पास डिबेंचर भी हो सकते हैं। अब इनसे जो भी इनकम जनरेट होगी, हाउस प्रॉपर्टी से मुझे रेंट आएगा, शेयर से मुझे डिविडेंड आएगा, डिबेंचर से मुझे इंटरेस्ट आएगा। उन्होंने कहा कि केवल आपने इसको क्या किया गया है, आपने ट्रांसफर किया है। अब ये जितनी भी प्रॉपर्टी थी ना, एसेट थी, इनको ट्रांसफर नहीं किया। ठीक है, सो ऑब्वियस है, तो आप क्या करना चाह रहे हैं, टैक्स की चोरी करना चाह रहे हैं। तो इस केस में जितनी भी ये इनकम है वो फिर भी, चाहे आपने ट्रांसफर क्यों ना कर दी, वो टैक्सेबल होगी इन हैंड ऑफ द ट्रांसफरर। एग्जाम्पल में कौन है, शर्मा जी है हमारे, शर्मा जी। क्लियर आया समझ में। सो यहाँ पर जो मैंने एग्जाम्पल दिया है ये बड़े ध्यान से यही समझ लेना, ठीक है, इनको भी रीड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट जाता है सेक्शन 61, क्या कह रहा है कि इनकम अराइज फ्रॉम द रेवोकेबल ट्रांसफर ऑफ द एसेट्स। रेवोकेबल ट्रांसफर ऑफ द एसेट्स का मतलब क्या होता है, पहले हम इसको समझेंगे, फिर हम सेक्शन 61 को समझेंगे, क्योंकि रेवोकेबल ट्रांसफर को डिफाइन कहाँ किया है, सेक्शन 63 में डिफाइन किया गया। अब देखो, कुछ एक प्रॉपर्टी ऐसी होती है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए शर्मा जी सोच रहे हैं, चलो पहले केस में कह रहे कि अच्छा एसेट्स एसेट्स ट्रांसफर मैं नहीं कर रहा, मैंने इनकम इनकम की है,
इन केस में भी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ही टैक्स पे कर रहा हूँ इस 1.5 लाख के ऊपर। तो ऐसे करता हूँ 31 तारीख आने से पहले, फॉर एग्जाम्पल 31/3/2025 आने से पहले मैंने फरवरी के अंदर ही क्या कर दिया है, ये जो एसेट्स थी ना, हाउस प्रॉपर्टी थी, मैंने मेरी वाइफ के नाम कर दी, मिसिस की, मिसिस शर्मा के नाम पर कर दी। ठीक है, मिसिस शर्मा जी के नाम कर दी है। कह रहे हैं ठीक है, पर 3 से 4 महीने के बाद 31/3/2025 आने के बाद, मान लीजिए 3 महीने के बाद मिस्टर शर्मा जी कह रहे हैं कि लाओ जो एसेट्स मैंने तुम्हें दी थी अब वो तुम मुझे वापिस कर दो। कहते हैं अच्छा, मीन्स कि आपने ट्रांसफर तो किया, बट ट्रांसफर किस इंटेंशन से किया कि भाई इन फ्यूचर के अंदर आप क्या करेंगे, आप उसे वापस ले लेंगे, आपका उस पर्टिकुलर एसेट्स के ऊपर अभी कंट्रोल है। तो ऐसी एसेट्स को हम क्या कहते हैं, रेवोकेबल ट्रांसफर कहेंगे। ठीक है, समझ में आया? इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम रेवोकेबल ट्रांसफर कहेंगे, जो कि सेक्शन 63 में डिफाइन की गई। मैम अगर ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर ही ना हो तो, मीन्स की 3 महीने के बाद, 4 महीने के बाद, मीन्स की जब तक मिसिस शर्मा जी जीवित है, ठीक है, मिसिस शर्मा जी यहाँ पर जीवित है, तब तक ये इसके ऊपर ओनर है, और इनके डेथ होने के बाद इनका इस प्रॉपर्टी का पूरा कंट्रोल फिर अगर ट्रांसफर हो तो, तो ऐसे कॉन्सेप्ट को हम कहेंगे इररेवोकेबल। कहने का मतलब ये है कि अगर ट्रांसफर इस इंटेंशन से किया है कि हाँ मुझे टैक्स की चोरी करनी है और 3 से 4 महीने के बाद मैं उसको वापस ले लूंगा, या फिर उसके ऊपर जितने भी डिसीजन होंगे वो मिस्टर शर्मा जी के होंगे, तो इस केस में हम उसे रेवोकेबल ट्रांसफर कहेंगे, और वहां से जितनी भी इनकम जनरेट होगी वो मिस्टर शर्मा जी के हाथ में ही होगी, इवन आपने ट्रांसफर कर दिया। बट अगर इस इंटेंशन से किया है कि अब ये प्रॉपर्टी परमानेंटली मैंने मिसिस शर्मा जी के नाम पे कर दिया है, और जब तक मिसिस शर्मा जी जीवित है, ठीक है, उससे जितना भी इनकम आएगा वो किसके हाथ में फिर टैक्सेबल होगा, मिसिस शर्मा जी के हाथ में टैक्सेबल होगा, ना कि मिस्टर के। ठीक है, तो यहाँ पर पढ़ो, देखो क्या कह रहे हैं, अ रेवोकेबल ट्रांसफर मीन्स की ट्रांसफर दैट कैन बी कैंसिल। इसकी आपने ट्रांसफर तो कर दिया, बट वो ट्रांसफर कैसा कंसीडर होगा, आप उसे कैंसिल भी कर सकते हैं, आप उसे एड बैक भी कर सकते हैं, और उसके ऊपर जो ट्रांसफर है ना उसका पूरी तरीके से अधिकार होता है। तो इन शॉर्ट में अगर मैं लिखूं तो क्या लिखा हुआ है, गेट बैक द एसेट्स और द इनकम, चाहे वो डायरेक्टली है या इनडायरेक्टली है, आप उस एसेट्स को, जरूरी है आप उसको वापस लेंगे, आपका उसके ऊपर पर्टिकुलर कंट्रोल रहता है। ऐसी एसेट्स को, ऐसी ट्रांसफर को हम रेवोकेबल ट्रांसफर कहते हैं। ठीक है, अच्छा, इररेवोकेबल का मतलब टैक्स की ट्रीटमेंट मैंने दिखा दी है कि इनकम उस जो भी एसेट्स आएगी जो आपने ट्रांसफर की, किस इंटेंशन से कि मैं वही वापस लूंगा, तो वो क्या होगा, आपके हाथ में ही टैक्सेबल होगा। ठीक है, एग्जाम्पल आप इसको रीड कर सकते हैं, हमारा स्टार्टिंग में शर्मा जी के एग्जाम्पल था, तो मैं यहाँ पे पूरा चैप्टर शर्मा जी के साथ ही कंक्लूड करेंगे। ठीक है, इररेवोकेबल का मतलब क्या है कि आप कैंसिल नहीं कर सकते, कांट बी कैंसल और द टेक द बैक बाय द ट्रांसफर, आप ट्रांसफर के द्वारा उसे वापस नहीं दिया जाता। वंस द एसेट्स और द इनकम इज ट्रांसफर, अगर एक बार एसेट्स और इनकम आपने ट्रांसफर कर दिया, अब उसके ऊपर किसका अधिकार है, ट्रांसफर का अधिकार है। ठीक है, अच्छा, एग्जाम्पल पढ़ सकते हैं, मिस्टर जो राज है ट्रांसफर कर रहा है अपनी हाउस परमानेंटली अपने बेटे के नाम, तो यहाँ पर कोई भी राइट उसके पास नहीं है कि वो उसको वापस लेने में, मतलब इंटेंशन ऐसी नहीं है, तो ऐसे ट्रांसफर को हम क्या कहेंगे, इररेवोकेबल। तो इस केस में टैक्स जो टैक्स की ट्रीटमेंट क्या होगी, अब सन के बेटे के हाथ में प्रॉपर्टी कर दी है, तो उससे जो भी इनकम जनरेट होगी बेटे के नाम पे ही टैक्सेबल होगी, ना कि राज के नाम पर। ठीक है, समझ में आ रहा है, इनके बीच में डिफरेंस आप इनको रीड कर लेना, जो मैंने आपको समझाया वही। अब आ जाओ यहाँ पे पढ़ते हैं, ये कह रहे हैं कि इनकम अराइज फ्रॉम द रेवोकेबल ट्रांसफर ऑफ द एसेट्स। कह रहे हैं कि अगर अगर मैंने, मेरी इंटेंशन ये है, शर्मा जी ने सोचा कि भाई मैं डायरेक्टली इनकम ट्रांसफर कर रहा हूँ बिना प्रॉपर्टी के, तो भी मेरे हाथ में क्लब हो रही है, तो अगर ऐसी इंटेंशन है कि मैं क्या कर रहा हूँ, रेवोकेबली ट्रांसफर कर रहा हूँ मेरी एसेट्स को। अब रेवोकेबल का मतलब आ गया समझ में कि मिस्टर शर्मा जी की इंटेंशन है कि इन फ्यूचर में मैं इसको वापस ले लूंगा जो एसेट्स अभी ट्रांसफर कर रहा हूँ। अगर ऐसा सिनारियो है तो भी आपके हाथ में ही टैक्सेबल होगी जितना भी इनकम जनरेट होगा उस पर्टिकुलर एसेट से। पढ़ो, इफ द इनकम अराइज फ्रॉम द रेवोकेबल ट्रांसफर, आपने ट्रांसफर कर दिया, इंटेंशन ये है वापस लेनी है,
और उस एसेट्स के ऊपर आपकी इनकम जनरेट हो रही है। कहते हैं अच्छा, तो वो क्या होगी, वो सारी की सारी जो टोटल इनकम किसकी, ट्रांसफर के बीच में वापिस से इंक्लूड हो जाए। पर हाँ, कुछ केसेस है जहां पर इवन रेवोकेबल आपकी इंटेंशन ये है कि हाँ मुझे इन फ्यूचर में मैं उस ट्रांसफर को मैं वापस ले लूंगा, बट फिर भी आपके हैंड में टैक्सेबल नहीं होगी। तो वो एक्सेप्शन केस क्या है, 3 से 4 है। पहली बात जो मैंने वैसे आपको बता दी है, बस आपको रीड करना है। सेक्शन 62 के अंदर एक्सप्लेन किया गया है कि जो सेक्शन 61 में अप्लाई नहीं होगा रूल्स। कह रहे हैं सबसे पहले कि द ट्रांसफर इज बाय द वे ऑफ द ट्रस्ट। दैट मीन्स कि आपने कोई ट्रस्ट क्रिएट की है एंड देन उसके ऊपर आपने बोला कि हाँ मेरे पास जो प्रॉपर्टी है ना इसके ऊपर आप एज ए ट्रस्ट ओपन कर लीजिए। कहते ठीक है। अब जब तक ट्रस्ट चल रही है तब तक उसके ऊपर इनकम जनरेट होगी। ठीक है। अब जब तक ट्रस्ट को चलाने वाले जितने भी पर्सन हैं, ठीक है, जिनको भी आपने दिया है, अब उनको वो पैसा मिलेगा। अब उनके हाथ में वो टैक्सेबल होगी। वो कह रहे हैं मिस्टर शर्मा जी के हाथ में टैक्सेबल नहीं। पर हाँ, जरूरी है ये लिखा होना कि कांट बी रिवॉक्ड ड्यूरिंग द बेनिफिशियरी लाइफ टाइम। बेनिफिशियरी दैट मीन जिसको वो पैसा मिलेगा। समझ में आया? या फिर ऐसा लिखा है कि ट्रांसफर इज नॉट रेवोकेबल ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द ट्रांसफी, जो कि हमारे एग्जाम्पल के अंदर हमारा कौन था, मिसिस शर्मा जी थी। मीन्स कि आपने जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर की है सामने वाली पार्टी को, वहां पर उस पर्सन की लाइफ टाइम तक डिपेंड किया है। मीन्स कि जब तक मिसिस शर्मा जी जीवित है तब तक उसके ऊपर आपका कोई अधिकार नहीं है। जैसे ही वो डेथ हो जाएगी उनकी, तो आप उसको वापस ले सकते हो। तो कंडीशन में क्या लिखा हुआ है, ट्रांसफरर शुड नॉट रिसीव एनी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट बेनिफिट। इसका क्या मतलब है? अब मैंने कहा कि भाई हाँ जी शर्मा जी ने हाउस प्रॉपर्टी दे दी। कहते ठीक है, किसको दी है, किसको दी है, मिसिस शर्मा जी को दी है। ठीक है। अब उस हाउस प्रॉपर्टी से हर महीने 1 लाख रुपए क्या आ रहा है, रेंट आ रहा है। कहते हैं अच्छा, अब 1 लाख रुपए रेंट आ रहा है। कहते हैं अच्छा, अब 1 लाख रुपए में से मिस्टर शर्मा जी ने क्या किया, मिस्टर शर्मा जी को 20,000 रुपए दे दिए और बाकी के बचे 80,000 रुपए अपने पास रख लिए। तो क्या कहीं पर ना कहीं मिस्टर शर्मा जी को पैसे मिल रहे हैं? क्या यहाँ पर मिस्टर शर्मा जी को 20,000 का बेनिफिट मिल रहा है? कहते हाँ। ये कह रहे कि आपको ये पैसा नहीं मिलना चाहिए। ये कह रहे ट्रांसफर शुड नॉट रिसीव एनी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट बेनिफिट। डायरेक्ट या इनडायरेक्ट बेनिफिट इनको नहीं मिलना चाहिए जिसने प्रॉपर्टी ट्रांसफर की। अगर इनको मिल रहा है तो वो अमाउंट, कंप्लीट अमाउंट किसके हाथ में टैक्सेबल होगी, शर्मा जी के हाथ में टैक्सेबल होगी। समझ में आया? इफ द ट्रांसफर गेट एनी बेनिफिट, इनकम विल बी क्लब्ड बैक। जितनी भी इनकम जनरेट होगी उस पर्टिकुलर एसेट से वो वापस से क्लब कर दी जाएगी। क्लियर आ रहा है समझ में? यस एवरीवन। तो एग्जांपल यहाँ पे रीड कर सकते हो जो मैंने भी आपको समझाया। हमारा शर्मा जी के साथ चलेगा, वही अगेन मैं आपको रिपीट कर रही हूँ। और यहाँ पे बोला गया है मिस्टर राजेश के साथ कि मिस्टर राजेश ने हाउस प्रॉपर्टी को ट्रस्ट के नाम पे दिया था जिसका बेनिफिट टू मिस्टर रमेश क्या लेने वाले हैं, अपनी डेथ तक लेंगे। एक तरफ है राजेश, एक तरफ है रमेश। रमेश को दिया गया है वो हाउस प्रॉपर्टी और जब तक रमेश जी जीवित हैं तब तक उसका बेनिफिट रमेश जी को मिलेगा। अगर रमेश जी ने इनकम जो जनरेट हो रही है उसका कुछ हिस्सा राजेश को दे दिया तो वो इनकम सारी की सारी राजेश के हाथ में टैक्सेबल होगी। ठीक है। रेवोकेबल का मतलब आ गया समझ में, इरेवोकेबल का मतलब आ गया समझ में, इन दोनों के बीच का डिफरेंस। अब समझते हैं भाई प्रोविजन किसके रिलेटेड, कि जब पर्सन क्या करेंगे अपने स्पाउस, दैट मीन्स कि अगर वाइफ वर्किंग है, ठीक है, सॉरी, वाइफ वर्किंग है तो उसका हस्बैंड क्या होगा, स्पाउस होगा। या फिर हस्बैंड वर्किंग है तो क्या होगा, उसकी वाइफ स्पाउस होगी। ये क्या कर रहे हैं, वर्किंग पर्सन अपने स्पाउस को इनकम अगर ट्रांसफर कर रहे हैं तो क्या प्रोविजन होंगे। या फिर ऐसा है कि मान लीजिए जो शर्मा जी है, शर्मा जी का बेटा है और बेटे की बहू के नाम ये क्या कर रहे हैं, काम कुछ प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हैं, ऐसा है तो क्या ट्रीटमेंट होगी। या फिर एचयूएफ है या फिर कोई माइनर चाइल्ड, यहाँ से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे हर। ठीक है। सो करें स्टार्ट। देखो सबसे पहले लिखा हुआ है रेमुनरेशन टू द स्पाउस। दैट मींस आप क्या कर रहे हैं, जो भी इनकम जनरेट हो रही है, या फिर ऐसा हो सकता है कि जिस भी कंपनी में शर्मा जी काम कर रही हैं वहां पर क्या किया, शर्मा जी ने अपनी वाइफ को भी बुला लिया कि आजा भाई साथ में काम करेंगे
और जो यहाँ से सैलरी मिलेगी, मुझे भी सैलरी मिल रही है, कहीं ना कहीं आपकी सेविंग होगी। कहने का मतलब ये है कि शर्मा जी का बिजनेस है और बिजनेस के अंदर अपनी ही वाइफ को एक ऐसी पोस्ट दे दी है जहां पर बहुत हैवी सैलरी मिल रही है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर एग्जाम्पल के तौर पर एग्जाम्पल के तौर पर ध्यान से समझना। नजर आ रहा है सभी को? एक सेकेंड। यस एवरीवन, सुनो। मान लीजिए जैसे मैंने बोला यहाँ पर मिस्टर जो शर्मा जी हैं, मिस्टर जो शर्मा जी है और ये एक बिजनेसमैन है और अपनी फर्म के अंदर, अपनी कंपनी के अंदर मिसेस शर्मा जी को एज अ एक पोस्ट पे रख लिया और उस पोस्ट के ऊपर उनको 15 लाख रुपए क्या मिल रही है, सैलरी मिल रही है। कहते हैं अच्छा, अब कहीं ना कहीं कंपनी का तो फायदा हो रहा है ना। अब ये भी एक ही फैमिली मेंबर्स है, ये भी फैमिली मेंबर्स है, और कंपनी में से पैसे को क्या किया जा रहा है, एडजस्ट किया जा रहा है, जिससे कंपनी की जो इनकम है वो कम से कम आए, और कम से कम आएगी तो इनको टैक्स कम देना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर हम मिसिज शर्मा जी की एक चीज चेक करेंगे, जिसके बेसिस पे ये देखेंगे कि क्लबिंग के प्रोविजन अप्लाई होंगे या नहीं। हम ये देखेंगे कि मिसिज जो शर्मा जी है यहाँ पर ये क्वालिफाइड हैं या नहीं है। क्वालिफाइड का मतलब क्या है कि जिस, मान लीजिए इनको मैंने एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट मैंने अपनी पोस्ट पर अपनी कंपनी में अपॉइंट किया, ठीक है। अब मैं यहाँ पर ये चेक करूंगी कि क्या ये क्वालिफाइड है इस पोस्ट के लिए, मीन्स की क्या इनकी इतनी एलिजिबिलिटी है, क्या इनके अंदर इतनी स्किल, इतनी नॉलेज है कि उस काम को इजिली कर पाए। कहते हैं अगर हाँ, तो इनको जो 15 लाख रुपए मिल रहे हैं तो वो बिल्कुल सही मिल रहे हैं, ठीक है। तो क्लबिंग के प्रोविजन अप्लाई नहीं होंगे। अगर ये है कि भाई हाँ, वैसे ही इनको अपॉइंट किया हुआ, कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है, कोई स्किल नहीं है, तो यहाँ पर जितनी भी 15 लाख रुपए अमाउंट मिल रही है वो वापस किसके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगी, मिस्टर शर्मा जी के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगी। क्लियर है? तो पढ़ो, देखो क्लबिंग ऑफ द इनकम क्या कह रहे हैं, रेमुनरेशन टू द स्पाउस सेक्शन 64 1 क्लॉज सेकंड के अकॉर्डिंग डिफाइन किया गया है। इफ द स्पाउस ऑफ द इंडिविजुअल, स्पाउस ऑफ द इंडिविजुअल इन द सेंस, समझ में आ गया। इंडिविजुअल कोई भी हो सकता है, अगर वाइफ काम कर रही है तो उसका हस्बैंड हो सकता है, ठीक है। और अगर हस्बैंड काम कर रहा है तो उसकी वाइफ हो सकती है। उसको कुछ भी अमाउंट रिसीव हो रही है सैलरी के बेसिस पे, कमीशन के बेसिस पे, फीस के बेसिस पे, या फिर कुछ अदर रेमुनरेशन कैश या काइंड में हो सकती है, ठीक है। ये कह रहे हैं कि फॉर अ कंसर्न, फ्रॉम अ कंसर्न, कंसर्न इन द सेंस कोई बिजनेस हो गया, कंपनी होगी, इन विच द इंडिविजुअल हैज अ सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, मीन्स की जो भी बंदा उस पर्टिकुलर कंपनी में काम कर रहे हैं ना, अब मैंने बोला शर्मा जी काम कर रहे हैं, शर्मा जी की कंपनी है, अब उस कंपनी में ना उस शर्मा जी का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होना चाहिए। सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का मतलब क्या है कि आपका उस पर्टिकुलर कंपनी में 20% क्या होनी चाहिए, हिस्सेदारी होनी चाहिए। अब पहले हम सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का मतलब समझ लें, फिर ये चीजें समझेंगे और जल्दी समझ में आएगा। सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का मतलब होता है कि जिस भी, अगर आप कंपनी में काम कर रहे हैं, कंपनी में ये देखा जाएगा कि शर्मा जी की वोटिंग शेयर क्या 20% है या फिर इससे ज्यादा हो सकती है। कहते हैं अच्छा, अगर फर्म, कंपनी के अलावा कोई भी है, कोई फर्म है या कोई बिजनेस है, कंपनी को छोड़कर कोई और कंसर्न है, कोई और आपका एंटरप्राइजेज है, वहां पर हम ये देखेंगे कि आपका प्रॉफिट में 20% हिस्सेदारी है प्रीवियस ईयर के अंदर। कहते हैं हाँ, तो इसे बोलेंगे हम सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है उस पर्टिकुलर पर्सन, ठीक है। समझ में आया? तो अगर 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 यहाँ पर बोला जा रहा है अगर उस इंडिविजुअल का, शर्मा जी का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, ठीक है, और उसके दौरान इंडिविजुअल क्या कर रहा है, अपने उस पर्सन को, स्पाउस को अपनी फर्म के अंदर, अपनी कंपनी के अंदर लेकर आ रहा है और उसके बदले में उसको सैलरी, कमीशन, बोनस, फीस मिल रही है, तो क्या वो क्लब होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पे इसके टैक्स के प्रोविजन देखेंगे कि कब क्लबिंग का प्रोविजन अप्लाई होगा, नहीं होगा। मैंने आपको बता दिया कब अप्लाई नहीं होगा, कि जब आपका जो स्पाउस है वो टेक्निकल एंड प्रोफेशनली वो क्वालिफिकेशंस में आता है, मीन्स उसकी क्वालिफिकेशन इतनी ज्यादा है कि हाँ उस पोस्ट के ऊपर होल्ड कर सकते हैं अपने आप को, उसके पास जो स्किल है, टेक्निक, एक्सपीरियंस है एज पर देयर पोस्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। इन सच ए केस द इनकम विल बी द टैक्स इन हैंड ऑफ द स्पाउस ओनली। ये नहीं है कि हाँ शर्मा जी के हाथ में होगी, नहीं, मिसिस शर्मा जी के हाथ में होगी, कि जिसके हाथ में अगर वो क्वालिफाइड है तो इतने समझ में आया ये वाला चार्ट आपको। चलो, अब सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का मतलब आगे समझ में।
अब यहाँ पर एक शब्द लाइन बार बार बोली जाएगी कि रिलेटिव्स के साथ अगर आप क्या कर रहे हैं, क्लब कर रही हैं, अगर किसी पर्सन का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है तो रिलेटिव्स के साथ की जाएंगे। तो यहाँ पर रिलेटिव्स का मतलब क्या है, स्पाउस ऑफ द इंडिविजुअल। स्पाउस ऑफ द इंडिविजुअल का मतलब क्या है, अब यहाँ पर मैंने बोला शर्मा जी है, ठीक है, और मिसिस शर्मा जी, ठीक है। अब इनके मम्मी पापा हैं, एक तो ये आपस में हो गए, स्पाउस हो गए, इंडिविजुअल, कहते हैं अच्छा। इनके फादर हैं, इनके मदर, ठीक है, और इनके भी क्या हो गए, फादर हैं, इनकी मदर, इनके भी क्या हो गए हैं, फादर हैं, मदर है, ठीक है। इनके जो बच्चे हैं, ठीक है, डॉटर है, ठीक है, सन है, और इनके जो स्पाउस है, डॉटर के स्पाउस, दैट मीन्स इनके हस्बैंड हो गए और इनकी हो गई वाइफ। इनके जो बच्चे हैं उनको भी इंक्लूड किया जाएगा और उनके भी हस्बैंड वाइफ इंक्लूड किया जाएगा। तो यहाँ पे बोला गया, अच्छा इनके ब्रदर एंड सिस्टर भी ले लीजिए, ठीक है, ब्रदर है या फिर सिस्टर है किसके, ऑफ इंडिविजुअल को, लीनियर असेंडेंट और द डिसेंडेंट, दैट मीन्स ये सभी पर्सन, ये अगर ये सभी के सभी क्या होंगे, रिलेटिव्स एज ए माने जाएंगे अगर इंडिविजुअल इन सब को अपनी कंपनी या फिर अदर बिजनेस के अंदर लेकर आ रहा है और इस पर्सन का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, तो हम क्लब करेंगे या नहीं करेंगे, तो उनकी क्वालिफिकेशन के ऊपर बेस करेंगे। समझ में आया? अच्छा, अब यहाँ पर कुछ एक स्पेशल केस दिए गए हैं, उनको समझते हैं। स्पेशल केस का मतलब क्या है कि